मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। हम बात करने वाले हैं ब्राह्मणवाद से ग्रसित उत्तर प्रदेश की राजनीति की। ब्राह्मणवाद से ग्रसित का मतलब आप विचारधारात्मक तौर पे मत लीजिए। अभी वहां के इलेक्शन में वहां के लगभग 2.5 करोड़ ब्राह्मणों को किसी तरह से पोट कर अपने फेवर में लाने की बात हो रही है। जितिन प्रसाद जो कोई ऐसा नाम नहीं थे जिनको आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही जनाधार वाले नेता हों, लेकिन उनकी एक खासियत थी जो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा के रख दे रही है, वो थी उनका ब्राह्मण होना। उनके पिता भी हमेशा से कांग्रेस में रहे और रिबल राजेश पायलट जैसे लोगों के ग्रुप के और गढ़ के माने जाते थे। वो जितिन प्रसाद को अक्सर ये देखा गया है कि वो कांग्रेस से खफा होते जा रहे हैं और छोड़ देंगे, लेकिन वो फिर मान जाते थे। कहा जाता था कि प्रियंका गांधी ने उनको पिछले बार भी मनाने की कोशिश की और वो रुक गए थे, लेकिन इस बार मामला दूसरा है। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर मिल गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनको एक ब्राह्मण चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में। वो उतना बड़ा चेहरा है नहीं जितने बड़ा चेहरा के जैसे योगी आदित्यनाथ लोग जानते थे कि वो ठाकुरों का चेहरा है, लेकिन उन योगी आदित्यनाथ को ठाकुरों का चेहरा साबित करके कहीं ना कहीं ये उनको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि एक ब्राह्मण चेहरा, जिनका ये दावा है कि ब्राह्मणों पर उस वक्त से बहुत जुल्म हो गया है, कई सारे इनकाउंटर्स हो गए, कई ब्राह्मण मारे गए जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, यानी ठाकुरों का राज हुआ है और ब्राह्मण जो है वो बिल्कुल पूरी तरह जमींदोज किए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ही आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है और जो सबसे दिलचस्प बात है वो मैं ये बताऊं, ये दोनों का दोनों ही मसला बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। आपको जितिन प्रसाद एक ऐसा नाम है जो कांग्रेस जब जीतती थी तो वो जीतते थे, जब कांग्रेस हार गई तो वो हार गई, यानी एक बात साबित हो गई कि उनका अपना कोई जनाधार नहीं था। तो फिर और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब वो बीजेपी में शामिल हो रहे थे तो वो जो शामिल हुए बीजेपी के हिसाब, मतलब जो नियम है उसके हिसाब से उनको लखनऊ में होना चाहिए था, लेकिन वो शामिल हुए जाकर दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश बीजेपी यूनिट के एक भी बड़े नेता उस दिन उनके शामिल होने के वक्त वहां नहीं थे। नहीं स्वतंत्र देव सिंह थे, योगी आदित्यनाथ का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है, वो लोग नहीं थे। और वहां पीयूष गोयल ने, इवन के मैं आपको बताऊं जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी नहीं थे। तो आखिर ऐसी क्या बात हो रही कि उनके स्वागत में उस कद के नेता नहीं आए जितना बड़ा उनको नेता बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा पिछले बार ट्विटर पे वो जितिन प्रसाद चला रहे थे वो भगवान परशुराम के नाम से कि भाई हम ब्राह्मणों के सेफ्टी के लिए आए हैं, जो ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं राजनीति के, उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ के लिए एक ऑप्शन बना रही है। लेकिन मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताऊं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि आरएसएस की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं योगी आदित्यनाथ कभी भी आरएसएस के बहुत चहीता नाम नहीं रहे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसी पर्सनालिटी को कंट्रोल करना नामुमकिन बात है। उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है कि अगर ये सोचा जाएगा कि वो केंद्र से जो उनको ए फॉर एप्पल आएगा वो ए फॉर एप्पल बोल जाएंगे, वो उनके नेचर में नहीं है, वो नहीं करने वाले। तो उनको मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी अभी अजीब किस्म के सिचुएशन में फंस गई है, क्योंकि अगर वो ये रिस्क ले नहीं सकती है, क्योंकि हिंदुत्व का जो उसका एजेंडा है उसके योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये वो रिस्क ले नहीं सकती है कि मैं कह दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति योगी आदित्यनाथ के नाम पर नहीं लड़ी जाएगी, जबकि किसी केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर लड़ी जाएगी, किसी अरविंद शर्मा के नाम पर लड़ी जाएगी। और हद तो तब हो जाएगी जब कह दिया जाए कि जितिन प्रसाद के नाम पर। मुझे तो उम्मीद है अगर जितिन प्रसाद के नाम पर लड़ा गया तो एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। लेकिन और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह लग रहा है कि ये शख्स जो है वो चैलेंजिंग है, ये शख्स जो है वो एक अपनी जगह बना रहा है और एक ऑप्शन तैयार कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी अरविंद शर्मा पहुंच गए वहां और एमएलए बन गए, लेकिन बहर उनके आने के बाद हमने वहां की राजनीति में कोई चेंज नहीं देगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, एक टर्म है एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी वो टर्म होता है जो सरकार से नाराजगी का टर्म होता है। अगर अभी उत्तर प्रदेश में अब राजनीतिक इलेक्शन हो जाए अभी फौरन, और तो बहुत कम चांस है कि चाहे नेतृत्व किसी का भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। तो कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है, एक राजनीतिक विश्लेषण ये भी है जो मेरा अपना खुद का भी विश्लेषण है, कि भारतीय जनता पार्टी एक तीर से 3 शिकार करने जा रही है। वो पहला क्या कर रही है कि जो 6% आबादी आज भी, जो 6% वोटिंग जो आज भी कांग्रेस के फेवर में होता है, वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी अपने फेवर में ले रही है। क्या कहकर कि देखिए कितना जुल्म हो रहा था ब्राह्मणों पर कि जितिन प्रसाद को मजबूर होकर हमारे पास आना पड़ा। दूसरी तरफ वो मायावती को कहीं ना कहीं, आपको मैं एक बात और बता दूं जो मेरी अपनी समझ है, मायावती इस बार किसी के साथ डायरेक्ट गठबंधन या कोएलिशन में नहीं जाएंगी। उसका उन्होंने तमाशा देख लिया, वो पूरे के पूरे सीट से इलेक्शन लड़ेंगी, 403 सीट से, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो जीते हारे, मुस्लिम को कितना सीट दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आरएसएस की एक मीटिंग में जिसमें खुद आरएसएस के सरसंघ चालक और सरी कार्यवाहक दोनों ही थे, उन्होंने एक मीटिंग हुई, इस बार मुस्लिमों को भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में सीट देगी, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि बहुत बड़ी आबादी लगभग 4.5 करोड़ के आसपास एक ऐसी आबादी है
जो ज़बरदस्त इफेक्ट कम से कम 75 सीट पर ऐसा रखती है कि वो जिसको चाहेगी जिता देगी और जिसको चाहेगी हरा देगी। तो उसको पूरी तरह से नाराज़ कर देना बीजेपी को पिछले बार समझ में आ गया था कि ये थोड़ा उस वक्त तो चल गया, अब ये नहीं चलने वाला, क्योंकि अब वो बीजेपी की वो साख नहीं है वहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि ब्राह्मण वोटों को कहीं ना कहीं वू करने के लिए, कहीं ना कहीं अपने प्रति अट्रैक्ट करने के लिए जितिन प्रसाद को उसमें ब्राह्मणवादी चेहरा, ब्राह्मण चेहरा बनाकर लाया गया है। तो ये एक चाल है। दूसरी तरफ वो अखिलेश यादव को वो पूरी तरह से सिलेक्शन में ये चाहते हैं कि ये अखिलेश बनाम मोदी, अखिलेश बनाम योगी, अखिलेश बनाम बीजेपी, अखिलेश बनाम आरएसएस हो जाए। क्योंकि वो कांग्रेस को तो वैसे ही साइड कर रहे हैं। मायावती का रुख उनको, आपको पता है, वो कहा जाता है वो पोस्ट इलेक्शन भी कोalition और गठबंधन बनाने में माहिर है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं उनको लेकर थोड़ा ग्रांटेड रहती है कि वो हमारे पाले में आ जाएंगी। कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता नजर आ रहा है। तो एक जो सबसे प्रमुख पार्टी वहां बच रही है वो अखिलेश यादव है। और अगर अखिलेश यादव के राज में आता है तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि कहीं ना कहीं ये भावना हिंदुओं के दिल में वो जगाने की कोशिश करेंगे कि अगर ये आ गए तो फिर से वो यादवों और मुसलमानों का राज हो जाएगा और कब्रिस्तान और शमशान होने लगेगा। लेकिन चूंकि कोरोना ने आकर कमर तोड़ दी है, जीडीपी माइनस में जाने की वजह से इनका कमर टूट चुका है, 45% से ज्यादा की बेरोजगारी है, इसने इनके सर की नींद और दिमाग में सन्नाटा फैला दिया और जनता की बहती हुई गंगा में लाशों ने इंसान उत्तर प्रदेश के लोगों की आंखें कहीं ना कहीं खोल दी हैं। अब वो उन चटकारों से और उन छोटे छोटे सड़े हुए मिठाइयों से नहीं पटने वाले। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो 2022 में गजब का एक शक्ल देने वाली है, गजब के रूप लेने वाली है, और उसमें क्या नतीजे आने वाले हैं वो तो बात की बात है। अभी हम फिलहाल ये देखेंगे कि ये जो 10, 12, 13 महीने जो बाकी हैं उसमें इलेक्शन क्या रूप लेता है, क्या क्या डिसीजंस आते हैं, क्या क्या गठबंधन बनते हैं, कौन से रिश्ते टूटते हैं, कौन से नए रिश्ते बन जाते हैं, जितिन प्रसाद के आने का कितना फायदा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को होता है या कांग्रेस को नुकसान होता है, अखिलेश को नुकसान, क्या अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में डायरेक्ट टक्कर होगी, क्या जनता भी समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में फाड़ हो गया है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का खेमा है और एक तरफ जो दिल्ली से यानी कि जो सेंटर से कहीं ना कहीं जो गाइड हो रहा है, जो डिराइव हो रहा है वो खेमा है, या ऐसी कोई बात नहीं है। इसका फैसला तो जनता ही करेगी आखिर में। जो वहां की 22 से 24 करोड़ जनता है, हम उसका इंतजार करेंगे, हम देखेंगे क्या होता है फैसला उत्तर प्रदेश के। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, हम पहल भारत पर आपके लिए इसकी सारी सूचनाएं, ऐसी सारी सूचनाएं लाते रहेंगे। और आपको एक बात और बता दूं आखिर में कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इलेक्शन नहीं होने वाला है, उसके अलावा और बड़े 4 राज्य हैं जहां इलेक्शन होने वाला है। लेकिन आपको पता है यूपी से दिल्ली का रास्ता बनता है, दिल्ली सड़क हो या रेलवे दोनों वहीं से जाती है। तो आपको पता होगा यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं। बने रहिए पहल भारत पर हमारे साथ। नमस्कार।